आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भारत के पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद साहब के बारे में। डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का सऊदी अरब में हुआ था। इतिहासकार मानते हैं इनके पूर्वज बाबर के साथ भारत आए थे। भारत आने के बाद ये बंगाल में बस गए और बंगाल में बसने के बाद जब अंग्रेज़ों का आक्रमण भारत पे शुरू हुआ उस समय ये भारत से मक्का चले गए। मक्का जाने के बाद जब अंग्रेजी मूवमेंट बहुत हद तक कमज़ोर होने लगा, भारत में स्वतंत्रता के लिए आवाज़ें ज़्यादा बुलंद होने लगी, उस समय ये उस अवसर का लाभ उठाने के लिए फिर से हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान आने के बाद इन्होंने खिलाफत आंदोलन में भागीदारी अब की। इसके बाद 1923 में भारत के सबसे युवा कांग्रेस प्रेसिडेंट बने। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुए। शिक्षा मंत्री बनने के बाद इतिहास लिखने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ था। मैं इसे स्वतंत्रता नहीं मानता, क्योंकि भारत स्वतंत्र कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट में ये नहीं लिखा कि भारत स्वतंत्र हुआ था। डॉक्यूमेंट में सिर्फ यही बताया जाता है कि ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर था, शक्ति का स्थानांतरण हुआ था अंग्रेजों के हाथ से और सिर्फ भारतीयों के हाथों में दी गई थी। चूँकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में जो बताया जाता है, जो किताबों में मिलता है, उसके आधार पर वो पाकिस्तान विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने। उन्होंने कहा था, उनका एक वक्तव्य है कि मुसलमानों पाकिस्तान मत जाओ, जो भी चाहिए सब यहीं मिलेगा। अब जो भी चाहिए सब यहीं मिलेगा, उनका तात्पर्य क्या था? क्योंकि नेहरू जी के संबंध मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से बहुत अच्छे थे। नेहरू एक कुशल राजनेता थे, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई भी शंका नहीं की जा सकती कि वो राजनीति में माहिर नहीं थे। उन्होंने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा अगर मौलाना जैसे या किसी मुस्लिम लीडर, जो मौलाना से बेहतर नहीं था कोई, बाकी लीग में थे जैसे जिन्ना हो गए, लियाकत अली हो गए और भी थे, परंतु कांग्रेस के पास मौलाना से ज़्यादा अच्छा चेहरा नहीं था। उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बहुत अच्छा मुस्लिम चेहरा माने जाते थे राजनीति के लिए। तो उन्होंने उस चेहरे का लाभ उठाया और उन्होंने लगातार 6 साल के लिए अध्यक्ष पद के लिए बना के रखा। दुनिया के उसमें कारण दिए गए, इसलिए बनाया जा रहा है, उसलिए बनाया जा रहा है, लेकिन जो सच्चाई है मेरे हिसाब से, अगर आप मुझे तर्कों पे गलत साबित करें तो कर सकते हैं, परंतु सच्चाई सच्चाई होती है। अगर कोई तर्क देता है तो मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने 6 साल उन्हें अध्यक्ष बना के रखा, क्योंकि नेहरू से शक्तिशाली नेता उस समय सुभाष चंद्र बोस के बाद कोई बचा नहीं था। तो नेहरू इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उन्होंने 6 साल उसको रखा, और वो चाहते थे कि जब भारत पाकिस्तान बंटवारा होगा तो वो मुसलमानों को भारत से नहीं जाने देंगे। अगर मौलाना चले जाएंगे तो मुसलमान सारे के सारे चले जाएंगे, लेकिन अगर मौलाना नहीं जाएंगे तो मुसलमान कुछ ना कुछ हद तक भारत रह जाएंगे, और जो भारत में रह जाएंगे वो पूर्णतः कांग्रेसी हो जाएंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने मौलाना को आगे शिक्षा मंत्री बनाया। इसके बाद वो उनका एक राजनीतिक चेहरा रहा कांग्रेस के लिए। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की, परंतु जब शिक्षा मंत्री बने तो उन्होंने एक मक्कारी की, एक जाहिलपन का काम किया। उन्होंने भारत के इतिहास को इस तरीके से मोड़ा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक आम आदमी जब पढ़ता है तो वो समझ नहीं पाता उस चीज़ को। वो उसे खुशी होती है, अकबर, अरे अकबर कितना महान शासक था, अरे बाबर क्या था, औरंगजेब क्या था, शाहजहां क्या था, ताजमहल बनाया, ये किया वो किया। वो ये नहीं समझ पाता कि हमने ताजमहल तो बनाया, लेकिन इसकी कीमत क्या दी, किस कीमत के आधार पर हमने ताजमहल बनाया। अगर इस कीमत की जानकारी हो तो शायद वो उस ताजमहल के बारे में कभी नहीं सोचेगा। और इसीलिए मैं जिस इतिहास को उन्होंने मोड़ा, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। एक कमीशन बना, जो अब स्वतंत्र भारत था तो नए तरीके से संविधान को लिखना था, तो उस संविधान लिखने के लिए एक कमीशन बनाया गया। उसके एक सदस्य थे नजरुल इस्लाम, ये प्रोफेसर थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के। दूसरे व्यक्ति थे इरफान हबीब, ये भी प्रोफेसर थे मुस्लिम विश्वविद्यालय से, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से। एक तीसरी महिला थी जो आज भी जिंदा है, रोमिला थापर। 2 मुसलमान थे
उन्होंने पक्षपात किया। तीसरी महिला थी रोमिला थापर, जिनको कुछ नहीं आता था, क्योंकि सिर्फ 29 साल की उम्र में अगर कोई भारत जैसे अद्भुत देश का इतिहास लिखेगा तो 29 साल का व्यक्ति बहुत अच्छा नहीं जान पाएगा। और वो कहती हैं, उनसे एक इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा मैं भारत का इतिहास जानने के लिए ब्रिटेन गई थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्या है जो भारत का इतिहास भारत में नहीं मिला तो वो ब्रिटेन जानने गई? ब्रिटेन में क्या मिलेगा? सिर्फ 200 साल का इतिहास ब्रिटेन में है, उतने में आपका काम हो गया। अगर सिर्फ 200 साल के इतिहास से भारत की पहचान होती है तो मुझे ऐसे इतिहासकारों की कोई ज़रूरत नहीं। अब 29 साल की महिला और ये दो हबीब और नजरुल इस्लाम, इन्होंने इस कमीशन के तहत इस इतिहास को लिखना प्रारंभ किया। इन्होंने इतिहास को इस तरीके से मोड़ा, इन्होंने कहा भारत सिर्फ अंग्रेजों का गुलाम था। क्या ये हकीकत है? मुझे लगता है सिर्फ आधी अधूरी हकीकत। हकीकत तो ये है कि अंग्रेज आए ही मुसलमानों की वजह से, वरना अंग्रेज तो भारत में घुस भी नहीं पाते। कौन था जिसने अंग्रेजों को भारत में आने का आदेश दिया या भारत में व्यापार करने का आदेश दिया? वो तो थे ना मुगल। लेकिन उन्होंने मुगलों को दोषी नहीं ठहराया। दोषी किसे ठहराया? सिर्फ अंग्रेजों को। अंग्रेजों की इसमें कोई गलती नहीं थी। अंग्रेजों ने कोई आपके धार्मिक हस्तक्षेप नहीं किया आज तक। इतिहास का कोई पन्ना नहीं कहता कि इन्होंने कोई धार्मिक हस्तक्षेप किए। हाँ, धार्मिक सुधार जरूर किए, लेकिन धर्म के विरुद्ध नहीं किया, जो बाबर ने किया। राम का मंदिर तोड़ा बनाया, लेकिन बाबर महान है। काहे महान है? ऐसा क्या किया उसने जिससे महानता? उन्होंने बलात्कार किए, भारत के लोगों के साथ उन्होंने क्या क्या अत्याचार किए, इसका शायद अंदाजा लगाना मुश्किल है। भारत आए, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया। उन्होंने कहा अगर लगान से बचना है तो इस्लाम अपनाओ। उन्होंने कहा अगर 2 रुपए किलो चावल चाहिए, 1 रुपए किलो गेहूं चाहिए तो इस्लाम अपनाओ। उन्होंने कहा अगर अच्छे से रहना है तो इस्लाम अपनाओ। न जाने कितने ऐसे लोग रहे होंगे, हजारों करोड़ों, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, जिन्होंने इस्लाम नहीं अपनाया तो उन्हें मार दिया गया। कौन थे वो जिनको मारा गया? क्या वो भारतीय नहीं थे? और फिर भी हम गुणगान गाते हैं। आज दिल्ली में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, हर जगह आपको इस मुगलों के नाम से रोडें मिलेंगी। क्या है ये हमारे इतिहासकार नहीं, अशोक के नाम पर होती, चंद्रगुप्त के नाम पर होती तो हम मानते कि ये हमारा इतिहास। ये मुगलों का इतिहास हमारा हो ही नहीं सकता। ये तो साले लुटेरे थे, इन्होंने लूटा और इनकी गौरवगाथा इन्होंने गाई। क्यों? क्योंकि ये मुसलमान थे, इन्होंने मुसलमान मुसलमान करके एक दूसरे के गुणगान गाए। शायद ये सही नहीं था, और मैं समझता हूँ इतिहास को दूसरे तरीके से लिखने की ज़रूरत है, नए सिरे से। मुगल आक्रमणकारी थे, इस चीज़ को मानना ही पड़ेगा। अगर मुगल आक्रमणकारी ना होते, आक्रांता ना होते, तो उनका डिफिनीशन दूसरे तरीके से दिया जाता। लेकिन इतिहास में इन्होंने उन्हें आक्रमणकारी नहीं माना। उन्होंने कहा ये भारत के निर्माता थे, जो कि सच्चाई नहीं है। पर मैं इसको वीडियो को बड़ा लंबा नहीं करना चाहता, और मैं चाहता हूं कि मैं इनके बारे में और कुछ बताऊं। इनकी एक पुस्तक है, जिन्होंने इसमें, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। 1955 या 56 अराउंड इसी समय ये इस किताब को छापा गया। इस किताब को छापा था ओरिएंटल प्रेस। ओरिएंटल प्रेस ने इस पुस्तक को छापा पहली बार, और उस पुस्तक को छापने के बाद इन्होंने अपनी एक वसीयत लिखी। वसीयत में लिखा कि मेरे मरने के 30 साल के बाद इस पुस्तक के 30 पन्ने मेरी वसीयत में रखे हैं, इन्हें इसमें जोड़ दिया जाए। मैंने आज तक इंडिया विंस फ्रीडम नहीं पढ़ी है, परंतु जो मैंने सुना है, जो मैंने जर्नलिस्टों से देखा है, जो इनके बारे में बात करते हैं, वो यही कहते हैं कि 30 साल बाद लिखने का क्या मतलब था। भारत का शिक्षा मंत्री, जो शिक्षा जैसे इतने पवित्र पद पे बैठा हुआ है, अगर वो कुछ लिखना चाहता है तो तुरंत लिखे। 30 साल के लिए उसने क्यों इंतजार किया? मरने के तुरंत बाद भी लिखवा सकता था, लेकिन उन्होंने रीजन दिया कि अगर मरने के तुरंत बाद लिखवा देता तो कांग्रेसी इनकी कब्र खोद डालते, अगर मरने से पहले लिखवा देता तो कांग्रेसी ने जूते मार के भारत से निकाल देते, और अगर मरने के 30 साल बाद लिखवाएगा तो कम से कम इनके कब्र खोदी जाएगी, तो कब्र में मिट्टी ही मिलेगी, इनकी कोई हड्डी नहीं मिलेगी। इसलिए इन्होंने कहा कि 30 साल बाद मेरी कब्र खोद, जब मैं मर जाऊं, मेरे 30 साल मरने के बाद इस किताब को दोबारा पब्लिश किया जाए।
और इसी सिलसिले में ओरिएंटल प्रेस ने सुप्रीम कोर्ट पे मुकदमा दायर किया और मुकदमा दायर करने के बाद उस मुकदमे को जीता। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया आप उसके 30 पन्ने छाप सकते हैं। तो उसका दूसरा एडिशन आया जिसको फिर से ओरिएंटल पब्लिकेशन ने ही छापा और उसके 30 पन्नों का कंक्लूजन ये है कि जिन्ना वाज राइट, नेहरू वाज रॉन्ग। जो भी किया जिन्ना ने सही किया और नेहरू ही पूर्णतः जिम्मेदार था, क्योंकि मैं नेहरू के हमेशा साथ में था और मुझे पता था कि इस पूरे विभाजन के लिए सिर्फ नेहरू जिम्मेदार है। तो जो ऐसे कायर लोग जो सामने नहीं बोल सकते, वो हमारा इतिहास कैसे सही से लिख सकते हैं? इसके बारे में आगे जानकारी के लिए मैं कुछ दूसरे वीडियो बनाऊंगा।